नमस्कार। बीनो एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपका इस अंक में विशेष स्वागत, अभिनंदन, जय हिंद के अभिवादन के साथ आज आपको लिए चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संबोधन की तरफ जिसमें उन्होंने आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र की विशेष श्रद्धांजलि देने के अवसर पर जो संबोधन दिया उसका अंश आप तक पहुंचाएंगे। आपसे मुलाकात करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र कौल, जो कश्मीरी हिंदू पंडित्स की तरफ से बताएंगे क्या कुछ आशा के चिन्ह उन्हें दिखाई दे रहे हैं भारत के गणतंत्र में अब, और साथ ही साथ आप मिलेंगे उस नन्हे बालक से जिसने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो प्राप्त किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने बालमुखी रामायण की रचना भी इतनी कम आयु में कर दी है। मास्टर अभी शर्मा बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा आज के विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में। इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं उस विशेष संबोधन से जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े और संबोधन किया आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र की श्रद्धांजलि देने के अवसर पर एक होलोग्राम जो स्थापित किया जा रहा है, जहां पर बाद में ग्रेनाइट की स्टैच्यू लगेगी। क्या महत्व है इस सब का, सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। भारत मां के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर पूरे देश की तरफ से मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है और ये स्थान जहां हम सभी एकत्रित हैं वो भी ऐतिहासिक है। भारत के लोकतंत्र की प्रतीक हमारी संसद पास में है, हमारी क्रियाशीलता और लोकनिष्ठा के प्रतीक अनेक भवन भी हमारे साथ पास में नजर आ रहे हैं, हमारे वीर शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी पास है। इन सब के आलोक में आज हम इंडिया गेट पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेताजी सुभाष जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। जिन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था, हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी, आने वाली पीढ़ियों को
वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों की त्रासदी को दर्शाने वाली एक फिल्म कश्मीरी फाइल्स भी आ रही है। इस फिल्म के साथ भी संशोधन रिसर्च के समय में से जुड़े रहे डॉक्टर सुरेंद्र कौल ने अभिव्यक्ति के महत्व के बारे में और गणतंत्र के साथ भारत की तरफ जो आशावादी चिन्ह उन्हें दिखाई देते हैं उसके बारे में हमसे बात की। पेश है बातचीत का ये अंश। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस किसी घटना को लेकर जब आम जन तक पहुंचते हैं तो उसका भी अपना एक महत्व होता है। इस दृष्टि से कश्मीर फाइल्स नाम की जो फिल्म है उसके बारे में बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र कौल जी हमारे साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। इस फिल्म की बड़ी चर्चाएं होती रही हैं, इसके प्रीमियर अमेरिका में हुए, भारत में फिल्म होना रिलीज अभी बाकी है। क्या इम्पोर्टेंस आप समझते हैं कश्मीरी फाइल्स फिल्म की कश्मीरी होने के नाते? थैंक यू अशोक जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इसके बारे में थोड़ा सा कंटेक्स्ट यूज करना चाहता हूं कि कश्मीर में जो हुआ जिसे हम क्रैडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं और जहां पे 1989 और उसके पश्चात जो भयानक दर्द भरी चीजें हुई जिसकी वजह से लगभग 1600 लोग को चुन चुन के मारा गया और बहुत ही ब्रूटल किलिंग्स जो कि आजकल हम सीरिया, इराक, यमन में देखते हैं उससे कई तेज, उससे कई भयानक ब्रूटैलिटी हमने वहां पे कश्मीर में देखी। और ये जो जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग हुआ अभी तो 32 साल हो गए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। ना तो हमारे भारत के निवासी को मालूम था इसके बारे में, ना तो मीडिया ने इसके बारे में कुछ कहा, ना तो पॉलिटिकल सिस्टम ने कुछ कहा। तो ये इतनी बड़ी हिस्टोरिक घटना इंडिपेंडेंट इंडिया में घटी और इसको एक रग के नीचे कर दिया ताकि कोई ना सुने इसके बारे में जो कुछ हुआ, कहीं कुछ हमारे भारतीय लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को स्टेन ना पहुंचे, तो वहां पे दबा के रख दिया। तो हमारा छोटा सा समाज था। देखिए हमारे जो टेनेट्स कश्मीरी हिंदूज के वहां पे हैं, इतने सालों से चले आ रहे हैं, उसमें है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बेनिवोलेंस, कंपैशन, परस्यूट ऑफ नॉलेज। और समाज ने ना ही पूरे भारतवर्ष के लिए काम किया है बल्कि उस समय के जम्मू कश्मीर राज्य को भी काफी हद तक उसको इस लेवल पे पहुंचाया जिसमें उसका भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन था। और इसी समाज ने जिनने बिल्कुल हार्मनी के साथ हर एक के साथ रहते थे और ये जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग का शिकार हुआ और किसी को इसके बारे में मालूम ही नहीं चलने दिया, तो हमारे समाज को ही अपने कंधों पे ये बर्डन उठाना पड़ा कि हम इसके बारे में जागरूकता पैदा करें। जागरूकता नॉट विद द इंटेंट ऑफ हेट कि किसी के प्रति नफरत फैलाएं, मगर ये एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया से में आना था। ये क्या हुआ इसके बारे में जागरूकता लानी थी। तो ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स इश्यू था, वोट बैंक नहीं है, हम वॉइसलेस है, पावरलेस है, तो मगर हमने धैर्य नहीं खोया। हमने धीरे 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 करके पूरे 32 साल से अपने बलबूते पे इस चीज को मेंटेन किया कि जो कश्मीर में हुआ, मगर हमारा लिमिटेड दायरा था। हमारे ये प्रयास चलता था कि देखिए बॉलीवुड एक मूवी का जो इम्प्रिंट किसी के मन में होता बहुत स्ट्रांग होता है, तो हम ये कोशिश कर रहे थे कि किसी बॉलीवुड के माध्यम से ये प्रोजेक्ट लिया जाए और जो वहां पे हुआ इसके बारे में बताया जाए। तो मगर हमको सफलता ज्यादा नहीं मिल रही थी। हमारे समाज के कई जो कि इस लाइन में हैं उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया, कुछ उसको उजागर करने के लिए सफल भी रहे, मगर बड़े पैमाने में थोड़ा डेफिशिएंसी था। तो इसमें अभी हमारी चांस मीटिंग हुई 2018 में, विवेक जी आए थे ह्यूस्टन में, तो वहां पे उनसे चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान एक स्पार्क कश्मीर फाइल का 2018 में ह्यूस्टन में चालू हुआ और इसको लेके फिर उन्होंने पूरा कश्मीर फाइल्स का जो फाउंडेशन था उन्होंने
लगभग 700 टेस्टिमोनियल्स जो फर्स्ट हैंड विक्टिम्स हैं, जिनने अपनों को खोया, किसी ने फादर को, किसी के फादर को मारा गया, किसी के मदर को मारा गया, किसी के ब्रदर को मारा गया, ऐसे सभी फैमिलीज के साथ विवेक जी और पल्लवी जी ने फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन करके 700 टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा किए और उसके बेसिस पे और रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने इसका एक स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद में उसकी शूटिंग वगैरह करी और आज वो फाइनल प्रोडक्ट पूरा तैयार है, मगर कोविड की वजह से डिले हो रहा है। अच्छा, माफी चाहता हूँ, ये कंटेक्स्ट हमारे दर्शक समझ गए। मैं बहुत ब्रीफली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने पूरी रिसर्च के बाद में, सारे इंटरेक्शन के बाद जो फाइनल फिल्म आपने देखी, तो क्या आपको लगा वो रेजोनेट करती थी जिस तरह से आप चाहते थे कि डिपिक्शन होना चाहिए? और दूसरा, आपने ये भी कहा कि आप ये नहीं चाहते थे कि हेट फैलाई जाए, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसमें किसी न किसी की तरफ तो उंगली सीधे सीधे जा ही रही है, तो उसमें प्रेम बढ़ने की चांसेस तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसे दूर बैठे हुए नहीं लगते हैं। क्या आप सोचते हैं प्रेम बढ़ना कैसे हो सकता है इसमें संभव? पहला क्वेश्चन आपका, क्या जस्टिस हुआ जो मूवी देखी है? मूवी देखने के बाद 2 घंटे 50 मिनट की मूवी है और मूवी डिपिक्ट्स द ट्रू स्टोरीज, 100% ट्रू स्टोरीज कि जो हुआ उस समय किस तरह से हुआ वो पूरा उसमें दिखाया गया है। ये तो ह्यूमन साइड की स्टोरी है। दूसरा, नरेटिव का बैटल है और नरेटिव का बैटल भी बिल्कुल स्ट्रांगली उनने पोर्ट्रे किया है, जो भी नरेटिव्स थे उसके बारे में। और पिछले 700 साल का जो हिस्ट्री है, इतिहास है कश्मीर का, उसको 2 घंटे 50 मिनट में रैप अप करना और फिर उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होना, दिस वाज अ मैजिक। और ब्रिलियंटली डायरेक्टेड मूवी, ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, ब्रिलियंट आर्टिस्ट एक्टिंग, ब्रिलियंट म्यूजिक, जो सॉफ्ट म्यूजिक होता है, और सिनेमैटिक्स, वेरी पावरफुल सिनेमैटिक्स। आई थिंक ही हैज डन 100% जस्टिस विद दिस सब्जेक्ट एंड उससे हमको काफी संतुष्टि हो रही है और वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर डूइंग दिस मैजिक फॉर अस। तो ये जो मैजिक हुआ है उसको लेते हुए ये कामना की जाए कि अधिकाधिक लोग फिल्म देखें, समझे कि ये इशू है क्या और ये दर्द, ये पीड़ा क्या है। पर अभी समापन से पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हम सबके लिए मंगल कामनाएं करते हैं, तो आपको भारत में स्वर्णिम रेखा की तरह अभी कौन सी ऐसी बात दिखाई देती है जिसको लेकर आप आशान्वित हैं? देखिए, पिछले कई वर्षों से, कुछ ही वर्षों से जो भारत का दिशा और दशा जो बदल रही है, दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। चाहे तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हों, अभी कोविड का आप एग्जांपल ले लीजिए। कोविड पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इतना हावी हो चुका था और इंडिया जैसा कंट्री में वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है और लगभग 80 देशों में वैक्सीन बांट रहा है, भेज रहा है। दिस इज अ सुपर बिग थिंग एंड सच थिंग्स। एंड देन लॉ, जो लॉ एंड ऑर्डर जो मशीनरी है, दिख रहा है कि गवर्नेंस है, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होगी, चाहे किसी भी समाज का हो। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें काफी लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ। सभी, हर एक समाज प्रोग्रेस कर रहा है और हर एक का बेनिफिट जा रहा है। देखिए, डायरेक्ट जो हमारे पुअर लोग हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है विदाउट एनी मिडल मैन। पानी हर एक घर में पहुंच रहा है, बिजली हर एक घर में पहुंच गई है। देखिए, इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलना चाहिए। डॉक्टर सुनील कौल, आपने जो ये बिंदु बताए हैं वो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाले हैं और सकारात्मक सोच रखते हुए, भारतीय होने के नाते, भारतीय मूल का होने के नाते, जो 26 जनवरी के अवसर पर हमारे भीतर एक गर्व का भाव होता है, उसको लेके और अच्छा अपनी अपनी भूमिका जहाँ जहाँ हम निष्ठा के साथ निभाएं, ऐसी कामना और विश्वास के साथ में आपके साथ हमारे दर्शकों तक भारत माता की जय। धन्यवाद बहुत बहुत। और चलते चलते मुलाकात करें उस बालक से जिन्होंने नन्ही आयु में वाल्मीकि रामायण की रचना करके सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अभी शर्मा मध्य प्रदेश के हैं।
क्या कहा उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में, आइए सुने। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। नमस्कार। अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बालमुखी रामायण भी लिखी है जी। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है? सर, ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम दृशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। सो इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है, और यह मेरे माता पिता, सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ। अच्छा, ये बताइए अभी कि रामायण में के संबंध में लिखने का ख्याल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया? सर, इसकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं। लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग, खासकर हम बच्चे, पूरी तरीके से हताश हो गए थे, तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई, और जब मैंने रामायण देखी तो मैं रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। मैंने पहले भी रामायण का श्रवण किया था, पठन किया था, परंतु जब मैंने रामायण को देखा तब मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बालमुखी रामायण 250 छंदों में लिखी, ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं, तो पेशेंस, ओबीडियंस, तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतारकर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन्म के कुछ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। सुनाइए। बिल्कुल, वह छंद ऐसे है। देवनान किए विनती जब, हरिजन में मां धरती पर तब, दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया, अवधराज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, अभी आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया। रामायण में वो कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आप पर, आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है? सर, ऐसे तो एक ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती हैं। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही हैं। तो अभी परिवार में सब तंग आ जाते होंगे, दिन भर तुम्हें रामायण रामायण करते रहते होंगे, तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे। नहीं सर, सौभाग्य से मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण, महाभारत, गीता, इन सब का चीज सुनी। और श्रीमद् भागवतम में 7वें अध्याय में, 7वें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है। तो घर में भी जैसे कोर्ट के अंदर वकील धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करते लड़ाई लड़ते हो क्या? नहीं सर, शास्त्रों का तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ, परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ। मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों, भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ, और यह बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय कल्चर है कितना ग्लोरियस है, कितना रिच है वह, और हम कितने आगे हैं। क्या अभी ये मध्य प्रदेश के पानी में ही कोई विशेषता है क्या, इस प्रकार के बच्चे तैयार होते हैं? जी हाँ सर, यह मालवा भूमि तो इतनी
सुंदर रही है। इसने लता मंगेशकर मैम, इतने बड़े बड़े इन्होंने वीर दिए हैं। देवी देखिए, अहिल्याबाई मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जी। आपके एक मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है जी। वो बहुत छोटी थी तब वो व्याख्यान करती थी। जी। तो गुजरात में अहमदाबाद में उनका मणिनगर इलाके में व्याख्यान था। आज से करीब 45-50 साल पुरानी बात है। अखबारों में बहुत चर्चा होती थी, तो हम भी सुनने के लिए चले गए। और मैं हैरान था, उतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह वक्तव्य देती थी, जिस प्रकार से शास्त्रों का बहुत ही सटीक रूप में उल्लेख करती थी, संस्कृत बोल लेती थी, चौपाइयाँ गा लेती थी और अपनी बचपना की हरकतें भी करती थी मंच पे बैठे बैठे। मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत 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 साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत छोटी थी। तो मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं। चलिए, आपके माताजी पिताजी को भी मैं प्रणाम करता हूं, ताकि उन्होंने आपको संस्कारित किया, आपको एक नई ऊर्जा दी। और बहुत कम माँ बाप होते हैं जैसे इस प्रकार के काम में बच्चे को जाने दे, वरना रोक लेंगे। देखिए, आपकी उम्र और आपका काम इस बात को साबित करते हैं कि बड़े काम करने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है। आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। आप जो भी करें पूरा मन लगाकर करें, इस सोच के साथ करें कि मेरा काम देश को कैसे लाभ पहुंचा रहा है। पद, प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां भी कभी कभी आप पर दबाव बनाती है। किसी भी चीज का दबाव खुद पर ना आने दे। आपको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना आशीष हमेशा मुझ पर बनाए रखें। और अब आज का विजन पेशा वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें, हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज पर सब्सक्राइब करें ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को और लिखें इवेंट्स के बारे में, events@itvgold.com पर। हमारा साथ बना रहे आपके साथ गणतंत्र दिवस पर फिर एक बार जय हिंद, भारत माता की जय के अभिवादन के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।